चलिए सीधा रुक करेंगे राजधानी भोपाल का इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त वहां पर मौजूद है। राजधानी भोपाल से सीधा प्रसारण इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी कर्मचारियों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं। राज्य संग्रहालय में शुभारंभ कार्यक्रम है। आपको बता दें कि विश्व संग्रहालय दिवस पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है और इस बीच आज इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण। इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर जिसको लेकर विस्तृत रूप से जो काम किया गया है और क्या तैयारी है उसको लेकर अधिकारी वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को जानकारी देते हुए भोपाल का ये राज्य संग्रहालय का भी शुभारंभ आज होने जा रहा है। इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर जो कि बेहद खास है राज्य संग्रहालय में, जिसका आज शुभारंभ कार्यक्रम है। आपको बता दें कि ये विश्व संग्रहालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सर अपने पास जो 700 डॉक्यूमेंट है इसको अगले 4-5 साल में 100%। सारा रिकॉर्ड हमारे पे सारा चलो चलो। फूलों के साथ मुख्यमंत्री का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत हुआ। वही अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फीता काटकर इस एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण करने जा रहे हैं और जैसा कि आपने देखा उन्होंने इस इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का अपने हाथों से लोकार्पण किया है। विश्व संग्रहालय दिवस के खास मौके पर इस एक्सपीरियंस सेंटर का आज लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भगवान दास सबनानी दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज करते हुए
इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर जिसका आज लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भगवान दास सबनानी, इनका शॉल श्रीफल से सम्मान किया जा रहा है। खास मौका आज विश्व संग्रहालय दिवस पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र रेड्डी जी, SC शेखर शुक्ला जी, सुश्री उर्मिला शुक्ला जी, माननीय राहुल कोठारी जी, इस अवसर पर आप सब हमारी संग्रहालय की समृद्ध परंपरा में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से काम कर रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सारे अधिकारियों को, सभी जुड़े हुए लोगों को। इनके कारण से मध्य प्रदेश ने न केवल देश बल्कि दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिन महापुरुष का भी आपने चित्र का लोकार्पण करा करके वाकणकर जी को स्मरण किया है, मैं वाकई इस कारण से उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं स्वयं उनके साथ में भी उनके निवास में कई बार ताई से, लक्ष्मी ताई से, वाकणकर जी से, उनके अपने खुद के आवास में उनके पुराने मकान को टूटते हुए और संग्रहालय बनते हुए भी देखा, उसके साक्षी भी थे। मोबाइल वाला तेज चल रहा है वाकणकर जी। लेकिन आज संग्रहालय की आज के दौर के साथ जो जरूरतें हैं उस तरह से जोड़ करके आपने ये जो अपनी अद्भुत एक नई प्रकार की रुचि जागृत करने का प्रयास किया, जिसमें हमारी नई पीढ़ी को भी इसमें अपनी जो कलात्मकता है, अंदर की जो रचनाशीलता है, जो कल्पनाशीलता है, उसके प्रकटीकरण का मौका दे करके रुचि जागृत करने का एक अभियान चला है। हम सब देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की, जब बाबा महाकाल का महालोक बना, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, या आप पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंसे हुआ राजनीति वाला आदमी। लेकिन जूना महाकाल करके हम अपनी काम चला लेते। अतीत के प्रभाव में ऐसी कई सारी चीज़ों का बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश। लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातत्व सामग्रियां हमारी उस गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल हर युग में
दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं है, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। दंगवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी लेटेस्ट में उज्जैन में हमने अभी एक मार्ग का लोकार्पण माननीय गडकरी जी से करवाया। अब गडकरी जी से जो मार्ग का NHAI के माध्यम से उज्जैन से दिल्ली, और उज्जैन से तो नहीं है, वो है तो असम से लगा करके उधर बद्रीनाथ ऊपर पहाड़ पे चाइना की सीमा तक का, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों का केंद्र उज्जैन है। अब मैं ये किसी को बोलूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखो तो आर्कियोलॉजी वाले अपने उस साइंस के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। हमारा सिक्का उज्जैन का कोई भी कहीं भी मिले, लंदन में मिले, कलकत्ता में रहे, बम्बई में रहे, कहीं भी जाए, पुराने लोग कैसे कैसे हिसाब लगाते थे कि अपना भी योगदान, जैसे पुरातत्व की बड़ी बड़ी ये सामग्रियाँ तो हमको दिख ही रही है, लेकिन सिक्कों के पीछे भी जो जहाँ का सिक्का उसकी जो पहचान के चिन्ह छिपे हुए। मैंने उज्जैन का वो सिक्का देख करके मुझे ध्यान में आया, वो एक क्रास टाइप का हिस्सा बनाया हुआ, वो विक्रमादित्य काल में 2000 साल पहले भी मिलता है। तो सिक्के के एक तरफ वर्तमान काल के राजा का फोटो या उसकी चिन्ह, दूसरे तरफ उस उज्जैन का चिन्ह। वही सिक्का राजा भोज के काल में 1000 साल पहले मिलता है, वही सिक्का 300 साल पहले महाजी सिंधिया के समय मिलता है, वही सिक्का 2000 साल पहले चंडप्रद्युम्न के समय मिलता है। अर्थात सिक्के तो वही है, लेकिन सिक्के के पीछे उज्जैन चिन्ह परमानेंट है। बात के प्रवाह में राजा बदलते जा रहा है, उनके चिन्ह बदलते जा रहा है। अब उसको मैंने सामने रख करके जब वर्तमान के दौर से देखा तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केंद्र में उज्जैन है। मैं रोड पे देखता हूँ, रेल पे देखता हूँ, तो जिज्ञासा थी कि रेल ये हमारी इधर से निकल गई। तो फिर मेरे को जो आपने जानने वाले ने कहा, वाकणकर जी ने कहा कि ये जो रेल निकली है तो ये तो हमारी दिल्ली का रास्ता, बोले दिल्ली दरवाजा भैरवगढ़ पुराना कहलाता है, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के समय दिल्ली उधर खस की, पर उसके पहले अकबर के टाइम वो आगरा में आ गई, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकला। तो इसके कारण से दिल्ली मुंबई राजमार्ग ये जो देवास से होकर निकल गया, तो उज्जैन एक तरफ ले गया। तो हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ ले गया तो 1912 से वापस अंग्रेज लिया राजधानी दिल्ली, तो वो वहाँ होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ ले गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से देखा तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है, और वाकई वो बना। तो अदरवाइज जैसे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही है, तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी, इटारसी से खंडवा, ये 150 किलोमीटर बचा कर गए। मुरैना के बाद ग्वालियर, और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन, और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज़ देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती, कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है, मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है। आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर
राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए अदरवाइज जैसे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर गए। मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है, लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है, कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है, मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है, आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए प्रदेश के ऐसे सभी गौरवशाली अतीत को जिंदा रखते हुए एक एक द्वार उनके नाम पे रखने का हमने संकल्प लिया। और उस द्वार में केवल द्वार उनके नाम पे नहीं, उनके उस काल की गौरवशाली पृष्ठ को पत्थर में शिल्प के माध्यम से अंकित कराया जाए, तो हमारे लिए वो गौरवशाली पृष्ठ आएगा। इसका प्रयोग हमने उज्जैन में किया था, महामृत्युंजय द्वार बना करके, जो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीचों बीच बना हुआ है। उसमें वो सारे चिन्ह उज्जैन के जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1233 से 36 जो भी अपन बताते हैं, तो उज्जैन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, समय खराब था तो चला गया, बाद में अच्छा समय आया तो हमारे महाकाल मंदिर सहित सारे मंदिर बने, लेकिन स्थापत्य की दृष्टि से हमने वो द्वार बनाया। उस द्वार के अंदर 5100 साल पुराना इतिहास का पूरा पृष्ठ अंकित करने का प्रयास किया। द्वार की जो हाइट है वो 51 फीट ली, अर्थात 5100 साल भगवान कृष्ण का काल, उसके लिए 1 फुट का एक हाइट, एक तरह से 51 फीट की हाइट ली। 2 शिखर बनाए दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में, ये एक तरह से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीच और दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच है। 12 साल में एक बार कुंभ आता है, उसकी दृष्टि से 12 राशियों को लाने का प्रयास किया। हमने अपने विक्रमादित्य की 32 पुतलियाँ, 2200 साल पहले अशोक उज्जैन में गवर्नर थे, उनका अशोक चिन्ह, भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, वो उज्जैन में विद्यार्थी करके आए, उसकी पूजा पाठ नहीं होती लेकिन प्रतिमा खड़ी बनाई गई। एक एक चिन्ह जो उज्जैन के इतिहास से जुड़ा हुआ था, उस पत्थरों के दरवाजों से अंकित करने का प्रयास किया कि हम केवल किताब में नहीं, पत्थरों की प्रतिमाओं के माध्यम से भी इतिहास बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि जब भोपाल में द्वार बनने की शुरुआत कर रहे हैं तो भोजकालीन इतिहास की चीज़ें और कई सारी चीज़ें अलग अलग द्वार के नाम आपको बता देंगे, कुछ कुछ चिन्ह आपके माध्यम से बताएंगे, तो ये द्वार में हम अंकित कराने का प्रयास करेंगे ताकि मध्य प्रदेश का समृद्ध इतिहास पत्थरों के अंकन के माध्यम से भी संयोजन संभाल के भी हम लोगों को बता सकते हैं और अपने सामने वो एक तरह से सदैव प्रेरणा देगा। मैं आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर वाकई ये तो इतना अच्छा हो गया कि भोपाल आए और यहाँ नहीं आए तो ऐसा लगेगा कि भोपाल आए ही इतना अच्छा बन गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन आप स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और पर्यटन विकास निगम के समय की तो उससे योजना बना करके कोई आए अपने आप और देखे, इसके बजाय हम क्रम बनाए कि वो अपने आप कुछ समय बाद अलग अलग संभाग के लोग आते जाए, देखते जाए, बच्चे देखते जाए। 1 साल 2 साल ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके लोगों को आदत पड़ जाएगी और हमारी प्रसिद्धि होगी। मेरी अपनी और सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।